हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एमपी टेट चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास सीरीज का ये चौथा वीडियो, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक मैंने लिए हैं वो सारे हैं मानसिक विकलांगता को लेकर के। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, और इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो अत्यंत सरल होना चाहिए, अत्यंत बोझिल होना चाहिए, क्षमताओं के प्रतिकूल होना चाहिए, या रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। तो ये दो चाहे मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए, ये तो सभी के लिए एलिजिबल है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, रुचियों के अनुकूल। आपको एक चीज बता दूं, जो बाल विकास में प्रश्नों का पूछने का जो पैटर्न रहता है वो बहुत अधिक अलग नहीं रहता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके थिंकर से आते हैं, मनोवैज्ञानिक से आते हैं। ज्यादातर एरिया जो आता है आपका कॉमन सेंस बेस पे आता है। मतलब आप यदि क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की है तो आपसे ऑप्शन देख के ही आपसे बन जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो फैक्ट बेस आते हैं। तो ये बड़ा पोर्शन जो है जो इस तरह के सवालों का रहता है। बढ़ते हैं आगे। एक बच्चा जो है 16 को 61 लिखता है और 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है। तो ये क्या दृष्टि दोष है उसका, मानसिक दोष है, सीखने में अक्षम है, या मानसिक क्षय है। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सीखने में अक्षम। तो ये सीखने लर्निंग संबंधी उसके अंतर्गत क्या है, ये डिसेबिलिटी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए। उनको सामान्य शिक्षा व्यवस्था में क्यों शिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन है, क्योंकि वे सहानुभूति के पात्र हैं, सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है उन्हें, उन्हें उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है, या उनकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है। तो देखिए उत्तर तो इसके ज्यादातर सही हैं, लेकिन इसमें क्या है, सबसे सही उत्तर हमें देखना है कि सामान्य शिक्षा व्यवस्था, यानी जो विकलांग जो बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में जो है उन्हें पढ़ाना है। तो वो इसलिए करना है क्योंकि उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को क्या करना है, समायोजित करना है। तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या आते हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप समझ गए कि एक ही कक्षा में हर एक, चाहे जो भी उसका बैकग्राउंड हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, प्रखर बालक हो, हर तरह के बच्चों को एक समान क्लासरूम में पढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा है। तो अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष वाले बालक, श्रवण दोष दृष्टि दोष वाले बालक, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या है, ये सभी प्रकार के जो बच्चे हैं वो किस में आएंगे, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो श्रवण शक्ति युक्त मतलब जो है, जो सुनाई नहीं देता है जिन बच्चों को, जो सुन नहीं सकते हैं बालक, उनको कौन सी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उनको संकेत शिक्षा तो दी जा सकती है, चिन्ह भाषा भी दिया जा सकता है, जो ओरल जो है जो लिप मूवमेंट पढ़ने वाली चीजें हैं वो पढ़ सकते हैं, है ना, लिपसिंग पढ़ लेते हैं। तो इनको संगीत शिक्षा जो है वो नहीं, संगीत भाषा में शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये जो है, ये इस प्रश्न का, उन्हें संगीत की नॉलेज नहीं हो सकती है क्योंकि उसे वो फील नहीं कर सकते हैं म्यूजिक को। तो श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है। तो जैसे हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल रहते हैं, टीचिंग लर्निंग टूल भी कह लेते हैं, टीएलएम की भी कहते हैं, और साथ साथ में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो जो सुन नहीं सकते उनके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो वीडियो टेप है, सुनने की मशीन है, फिल्म है, या उपरोक्त। तो ये इसमें से उपरोक्त सभी जो है, यानी ये तीनों, ये चौथा ऑप्शन यहाँ गलत दिख गया है, तो यहाँ क्या होगा, ये सभी इस प्रश्न के उत्तर हैं। ये जो श्रवण क्षति युक्त वाले बच्चे हैं उनको शैक्षिक सुविधा क्या दी जा सकती है, ये तीनों जो है ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जो अंधे बालक हैं, ब्लाइंड चाइल्ड हैं, उन क्या होते हैं, आंखें ऑपरेशन से ठीक हो सकती हैं, इंद्रियों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो इनका ये है कि उनका दृष्टि क्यूटी जो है वो 20/100 रहता है। तो ये हमें याद रखना है, 20 से 70 लगभग रहता है, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। आगे देखते हैं,
दृष्टि संबंधी दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है? कोई बच्चा जो देख नहीं सकता है, तो इनमें से क्या जो है उसमें बदलाव नहीं आएगा? तो शारीरिक मानसिक बदलाव, शैक्षिक व व्यावसायिक प्रभाव, संवेगात्मक। तो इसमें जो है ये प्रभाव तो होंगे ही। यदि कोई बच्चा देख नहीं सकता, शारीरिक मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से प्रभावित होगा बच्चा, संवेगात्मक रूप से मतलब उसे जो गुस्सा आना, उसे हंसना, ये सारी चीजें प्रभावित होंगी। लेकिन जो उसका कल्चरल जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होगा, यदि जो बच्चा देख नहीं सकता है। कल्चर तो उसके आसपास पड़ोस से ही वो सीख ही लेगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। अंधे जो बालक हैं, तो जो लगभग 100% उनकी जो ब्लाइंडनेस है, तो उनको क्या किया जाता है? ब्रेल लिपि द्वारा। यदि कम जो है, यदि आंशिक है उसकी विकलांगता, तो उनको क्या है, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, सामान्य रूप से। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं? तो शारीरिक रूप से जो अक्षम हैं, तो लंगड़े नहीं होते हैं, जड़ बुद्धि वाले, लूले, पोलियोग्रस्त। तो इसका है जड़ बुद्धि वाले। तो जड़ बुद्धि वाले बच्चे जो हैं वो जो है शारीरिक रूप से उसमें नहीं आते हैं। वही पूछा है किस प्रकार के नहीं होते? तो जड़ बुद्धि वाले जो हैं शारीरिक रूप से अक्षम जो है नहीं होते हैं। क्योंकि जो लंगड़े, लूले, पोलियोग्रस्त ये सभी क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम वालों में आता है। लेकिन पूछा है कि कौन नहीं होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन सेंस के बेस पर। तो बोलने के दोष से संबंधित क्या नहीं है? तो आपको देखना है कि क्या बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। तो है आवाज की समस्या, अशुद्ध उच्चारण कोई करता है, हकलाना, तुतलाना और तेज बोलने वाला। तो इसको जो है आवाज की समस्या, शुद्ध उच्चारण और हकलाना, ये तीनों वाक संबंधी जो है दोष कहलाए जाएंगे। लेकिन कोई तेज बोल रहा है, इसको हम वाक दोष नहीं बोलेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। मनुष्य की आवाज का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जैसे तेजी, ऊंचाई, स्तर, लय, गंभीरता, सुरीलापन। इसका जो सही उत्तर है वह है स्तर, उच्चता और गुण। इस आधार पर जो है हम मनुष्य की आवाज का वर्णन करते हैं। तो ये आपने पढ़ा भी होगा। आगे देखते हैं। बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की समस्या को किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधारा जा सकता है? कोई बालक है, तो भाषा दोष है, यानी वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है या उसका उच्चारण ठीक नहीं है। सबसे सही एज क्या है कि गंभीरता से लेकर हमें सुधार देना चाहिए? तो ये है उसकी बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में हमें पता है आपकी एज जो है 3 से लेकर 11। 3 से 6 हमारी पूर्व बाल्यावस्था, और 7 से जो 11 है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। वहीं 12 से 18 जो है हमारी फिर किशोरावस्था शुरू हो जाती है। तो ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। 100 बालकों में से कितने बालक हक लाने वाले होते हैं? तो जो बच्चे हक लाना मतलब जो है रुक रुक करके बोलना, तो कई बार अंडर कॉन्फिडेंट में भी ये बच्चे ऐसा हो जाता है। शुरुआत में कई बच्चे हकलाते हैं, बाद में आके ठीक हो जाता है। तो जो 100 में से 6 से 10 बालक है लगभग, वो हकलाने वाले होते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी रेयर केस में पूछ लिया जाता है। कक्षा 1 का बच्चा जो है, कक्षा में एक बच्चा, ये लिखा है कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है। मतलब क्लास वाले जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके जो साथी हैं, तो उनके द्वारा क्या कर दिया गया है? एक्सेप्ट कर दिया गया है। तो अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? अब वो जो है बच्चे को बाहर कर दिया गया है दूसरे बच्चों द्वारा, तो पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना है, क्या करना पड़ेगा? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सम्मान पाने की या संबंध जोड़ने की। तो ये जो है सबसे सही उत्तर होगा कि उस बच्चे का, ये बॉय है और यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं, इनका संबंध अच्छा करने की जो है आवश्यकता है। अब वो कैसे होगा? वो बहुत सारे उसके तरीके हैं कि लंच साथ में कराना, उससे संबंधित उसके साथ खेल खिलाना, उसे थोड़ा प्रायोरिटी देना, तो ताकि वो दोस्ती जैसे व्यवहार कर लें। यदि कक्षा के कुछ छात्र कमजोर दृष्टि के हैं, यहाँ आई विजन की प्रॉब्लम है, तो उन्हें क्या करना चाहिए?
आगे बिठाया जाना चाहिए, इलाज की सलाह देनी चाहिए, अभिभावकों को बुलाकर इलाज की सलाह देनी चाहिए, या परवाह किए बिना कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसमें 2-3 उत्तर सही हैं, लेकिन हम उसको सही उत्तर मानते हैं जो ज़्यादा जो है प्रश्न के नज़दीक होता है या ज़्यादा सही होता है। इसमें सबसे सही ये है कि अभिभावकों को बुलाकर छात्र को इलाज की सलाह देनी चाहिए। यहाँ पर ये भी सही है कि आगे बैठाया जाना चाहिए, लेकिन पहला प्रायोरिटी हमारी क्या है कि हम उसे जो है अभिभावकों को उसके ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए हम उसे सलाह दें। आगे है, टर्मन के अनुसार जो है मानसिक रूप से विकलांग बालक कौन से कहलाते हैं? तो उनके अनुसार जो 70 से कम है, जिनका आईक्यू 70 से कम रहता है, उन बालकों को जो है ये मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में रखा गया है। और मंदबुद्धि बालक क्यों हैं? क्योंकि या तो शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम और शारीरिक और मानसिक उन्होंने दोनों को बताया है। तो मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, इसको हम ज़्यादा मानते हैं कि मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है उसे। तो मानसिक रूप से विकलांग बालक कौन से कहलाते हैं? 70 से कम आईक्यू वाले, और इन्हें मंद बुद्धि बालक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, दृष्टि दोष बालकों की क्या समस्या है? वही आई विजन वाला। तो निम्न दृष्टि लब्धि, धीमी वाणी का विकास, सौंदर्यानुभूति की कमी। तो वो ब्यूटी को फील नहीं कर पाते हैं, धीमी आवाज जो है उसका विकास हो पाता है, और निम्न दृष्टि लब्धि, लो आई साइट रहता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। तीनों हमारे जो हैं इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। दृष्टि दोष युक्त बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है? तो नेत्र चिकित्सीय परीक्षण, बिल्कुल ये होता ही है, आई जो चेकअप होता है। इस नीले चार्ट आपको पता होगा, जब हम कभी हमें चश्मा लगा होगा किसी को, तो वहां अक्षर लिखे रहते हैं कि बड़े अक्षरों में, यहाँ जैसे SAB, उसके नीचे छोटे छोटे अक्षर लिखे रहेंगे, और इसके नीचे और छोटे छोटे जो है अक्षर लिखे रहते हैं। तो ये जो है स्नेले चार्ट कहलाता है। इसी तरह का एक जिगर चार्ट भी कहलाता है। तो इसमें ये सभी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। इन तीनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो दृष्टि दोष युक्त बालक हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लगातार वीडियोस ला रहे हैं, और आगे भी इस वीडियो को कंटिन्यू हम रखेंगे, इस सीरीज को, जब तक आपकी संपूर्ण तैयारी, पूरा सिलेबस इन वीडियोस का कवर नहीं हो जाता है। तो आप इतना तो कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे भी आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहें। सो देखते हैं, शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। अब कारण क्या होता है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी का? तो चिंता, तो ये एक ही बार लिख गया। जन्म पूर्व क्षति, पारिवारिक समस्या, तो ये जो दोनों में लिख गया है, यही सही उत्तर है कि किसी को चिंता हो रही है, टेंशन है, तो वो किसी का कारण नहीं हो सकता है शारीरिक विकलांगता का। तो ये एक कॉमन सेंस बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया, ये आपसे बन जाना चाहिए। शारीरिक विकलांगता का कारण है, वो पिछला प्रश्न था, कारण नहीं है। अब कारण क्या है? भाषा भिन्नता, जन्म उपरांत चोट, जन्म उपरांत क्षति, या आनुवंशिक कारक। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ भी प्रश्न का जो है ऑप्शन होना चाहिए कि कौन सा कारण नहीं है, क्योंकि जन्मोपरांत चोट है, या जन्म के उपरांत क्षति है, या आनुवंशिक कोई कारण है, इनके थ्रू जो है शारीरिक विकलांगता क्या है, हो सकती है। हमने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो जन्म से ही जो है क्षतिपूर्ण रहते हैं, जन्म के बाद। ठीक है, तो इसका क्या है, भाषा भिन्नता, यानी शारीरिक विकलांगता नहीं होती है, वो भाषा भिन्नता की वजह से, किसी की भाषा डिफरेंट है तो वो उसकी वजह से शारीरिक विकलांगता नहीं होती है। तो दृष्टिहीन बालकों के व्यवहार में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? तो तिरछी नजर, चलती हुई वस्तु से टकराना, सिर दर्द की शिकायत। तो ये तीनों ही जो है उसके व्यवहार में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, जिनकी आई साइट कमजोर रहती है या देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड चिल्ड्रन। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अधिनियम जरूर पूछे जाते हैं। विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये 1995, 1995 में विकलांग जन अधिनियम पारित हुआ था। तो ये हमें याद रख लेना है। पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अब विशिष्ट बालकों की श्रेणियां होती हैं, जैसे सामवेगिक रूप से विकलांग,
गतीय रूप से, बहुल या अन्य। तो ये जो है हमारा किस कैटेगरी में आएगा? गतिक रूप से या गतीय, दोनों इसमें यूज होते हैं। गतिक रूप से विकलांग बालक मतलब मूवमेंट करने में, बॉडी मूवमेंट में या चलने दौड़ने में वो जो है असमर्थ रहता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण क्या है? तो गुणसूत्रों का असामान्य होना। कई बार ये ऐसा भी हो सकता है, आपको तीनों ऑप्शन देखना इसलिए जरूरी है कि कई बार ये आ जाएगा कौन सा कारक नहीं है, तो उसमें जो है बाकी सब होंगे। इसमें क्या पूछा है, कौन सा कारक है? तो सभी हमें जानने हैं। भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर दवाओं का असर या माँ का एड्स से ग्रसित होना। तो ये तीनों गुणसूत्र, तो भ्रूणावस्था में दवाई का असर या एड्स, तीनों इसके कारण हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। श्रवण क्षति युक्त बालकों को शिक्षा दी जाती है, चिन्ह और संकेत दोनों के द्वारा जो है इसकी शिक्षा दी जाती है। वैसे आपने देखा होगा ये पूरा ही वीडियो जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था और कॉमन सेंस बेस्ड, यानी आप जो है यदि आपको एलिमिनेशन मेथड पता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानसिक विकलांग संस्थान जो है हमारे हैदराबाद में है। तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की जो हैदराबाद कैपिटल है, तो उसमें जो है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है। ये आपको याद रखना है। आगे, दृष्टि दुर्बलता के क्या कारण हैं? आई साइट के क्या कारण हैं? जन्म के पूर्व है, जन्म के बाद, जन्म के बाद। तो ये जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा कि जन्म के समय, जन्म के पूर्व, जन्म के बाद, तीनों ही कारण हो सकते हैं आई साइट कमजोर होने के। पूर्ण अंधे बालकों की शिक्षा का समायोजन किस आधार पर किया जा सकता है? तो ब्रेल पद्धति है ही हमारे पास, विशिष्ट पाठ्यक्रम अपनाए जाते हैं और विशिष्ट आवासीय स्कूल भी हमारे संचालित होते हैं। तो जो बच्चे जो है 100% ब्लाइंड कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम ये तीनों सुविधाएं जो हैं प्रदान करते हैं। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज की जो है वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न दृष्टि वाले बालकों की शिक्षा का समायोजन किया जाता है। तो विशिष्ट शिक्षण सामग्री द्वारा, सुनकर दोहराने का अभ्यास, कक्ष के अनुकूलन द्वारा, ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहता हूं कि आप जो है इसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कंटिन्यू आप हमारे जो चैनल पर ईवीएस और बाल विकास दोनों की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, डेली एक वीडियो डल रही है। तो आप इसे बिल्कुल स्किप मत करें, क्योंकि आपने यदि स्किप कर दिया 2 4 6 दिन के लिए तो उतनी ही वीडियोस आपकी एक्स्ट्रा हो जाएंगी। कंटिन्यू कवर करते चलें और साथ में और भी अपनी पूरी तैयारी रखें, साथ में इसे भी लेते चलें। तो एग्जाम में क्या होगा, ज्यादातर आपके प्रश्न जो है यहाँ से आने वाले रहेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आसपास स्टेट में जो होने वाले और भी टेट एग्जाम हैं उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में है उनको भी मैं कवर करता हूँ। कई बार क्या होता है, देखा गया है कि हमारा जो आयोग है, हमारा आयोग आसपास होने वाले एग्जाम्स की भी, उनकी भी देखता है कि क्या पेपर में पूछा गया है, उनसे भी वो क्वेश्चन ले लेता है। तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।